हेलो एवरीवन, ये एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं चैनल पे अभी हम। तो इसमें यहाँ पे जो भी मचाऊ लोग हैं हमारे साथ, तो उनके जो भी प्रिपरेशन में गलतियाँ वगैरह थी या क्या क्या उन्होंने बढ़िया किया था, वो मैं इस सीरीज़ के साथ छोटी वीडियोस में लाऊंगा। तो अगर पसंद आए तो ज़रूर बताना कि कैसा लग रहा है, क्या इंप्रूवमेंट चाहिए और किस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें अपने सीनियर्स वगैरह से पूछने हैं। तो आज मेरे हॉस्टल और मेरे कॉलेज के बहुत ही मजाऊ सीनियर और बहुत ही फ्रेंडली बंदे मेरे साथ हैं, अक्षित सर। और थंबनेल और टाइटल से तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि क्या है वीडियो और इन्होंने क्या मचाया है। बाकी सर बताएंगे। सो हाय गाइस, मैं IIT दिल्ली से ही हूँ, सेम कॉलेज, एंड मैं सेकेंड टू थर्ड ईयर जा रहा हूँ अभी। एंड इस वीडियो में हम मोस्टली डिस्कस करेंगे कि मेरी क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रही थी और मैंने कैसे JEE एडवांस के लिए प्रिपेयर किया था। ठीक है, तो पहले तो स्टार्ट करते हैं कि सर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट वगैरह कब से की, कि मतलब छठी से ही लग गए या फिर 11वीं में की, और मेन माइलस्टोन कौन कौन से थे और कब तक सिलेबस किया रिवीजन वगैरह उस पर। तो मैंने कोचिंग अराउंड कोचिंग 9th में ज्वाइन कर ली थी। मैंने FIITJEE गुड़गांव से किया है, बट 9th में उतना स्ट्रेस नहीं होता। 9th में बहुत ही लाइट रखते हैं और ऐसे ये नहीं होता कि अभी सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए। आराम से जितना हो पाए उतना रखा था मैंने। 10th में मैंने थोड़ी मेहनत ज़्यादा की थी। द रीज़न बीइंग कि मुझे INMO क्लियर करने का एक इंटरेस्ट बना था। तो 10th में मैंने एक्सटेंसिवली INMO पे फोकस किया था। फिजिक्स केमिस्ट्री वही 10th की रखी थी, ऐसे आगे की कुछ नहीं की थी। बट INMO में मैंने थोड़ा सा INMO की वजह से पढ़ लिया था मैंने। तो मैथ्स में जैसे इंटरेस्ट आता है 10th में, वैसे वाला। तो इसलिए फिर मैंने पढ़ा, तो INMO का मेरा 10th में हो गया और मैंने NTSC पे भी फोकस किया था। तो SST भी रखी थी, इसलिए बायो भी रखी थी। ऐसा नहीं था कि मैंने सिर्फ PCM पे फोकस करना शुरू कर दिया था 10th में। थोड़ा ओवरऑल अप्रोच रखी थी 10th में। उसके बाद फिर 11th में आए, तो 11th में मैंने स्पेसिफिकली PCM स्टार्ट किया। 10th टू 11th में मेनली डिफरेंस ये आता है कि आपके नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कम हो जाते हैं, बट डेप्थ बहुत बढ़ जाती है एकदम बहुत से। ज़्यादा। तो कोप उससे सबसे ज़रूरी है कर पाएँ। मतलब ये प्रिपेयर होना चाहिए थोड़ा ओपन माइंड से कि हाँ, ऐसी चीज़ें भी होंगी जो समझ नहीं आएंगी, जो 10 बार में भी समझ नहीं आएंगी, 11वीं बार में समझ में आएंगी। तो वो चीज़ रेडी रखनी चाहिए। बाकी फिर 11th मेरा थोड़ा स्मूथली चलता गया। JEE फोकस किया। स्टार्टिंग में मेरा थोड़ा सा बैकलॉग आ गया था बिकॉज ऑफ जो कैंप मैंने अटेंड किया था INMO का। बट क्योंकि स्टार्टिंग में वो थोड़ा सा आपके अंदर एंथुजियाज्म होता है, तो मैंने उस एंथुजियाज्म में वो बैकलॉग भी कवर कर लिया था। एंड देन 12th में मेनली तो वही JEE प्रेप था एंड रिविजन बहुत फोकस किया मैंने। थोड़ी हाई लेवल बुक्स अटेम्प्ट की थी मैथ्स और फिजिक्स में। उसके अलावा मैंने एस्ट्रोनॉमी क्लियर किया था एंड फिजिक्स का फर्स्ट लेवल क्लियर किया था। ओके, NSEP। क्या बात है, डैम। तो ओवरऑल तो काफ़ी मतलब स्मूथ टाइप रहा है। मतलब कंसिस्टेंसी देखो, ओवरऑल कहानी में पता चली रही है कि 10th में जब इनमो के लिए तैयारी कर रहे थे, तो ऐसा नहीं कि सब त्याग दिया और बस इनमो ही पढ़ रहे हैं, वो भी नहीं करना कि सब कुछ बैलेंस लेके चल रहा है। फिर 11th 12th में भी प्रॉपर अपना चल रहे हैं। कोई बैकलॉग आया तो उसको स्मार्टली डील किया, ये नहीं कि भाई क्या होगा मेरा, ठीक है, स्मार्टली डील किया, ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। तो अब कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन वगैरह पे बढ़ते हैं। ये तो ओवरऑल स्ट्रैटेजी की बात हो गई। तो पहले तो एक बहुत फेमस क्वेश्चन जो सब पूछ ही रहे हैं, जो बैकलॉग्स जैसे मेंटेन हो जाते हैं, जैसे 11th में कहीं होता है शुरू में ऐसे ही मजे में काट दी 11th और फिर देखा कि यार पूरा मैकेनिक छूट गया। हाँ। तो इसको कैसे करें, मतलब फिर देखो, बैकलॉग्स मेरे को लगता है 2 ही पार्ट्स में होते हैं। एक जैसे इसने बोला तत्सम ने कि 11th के स्टार्टिंग में होते हैं, क्योंकि आप अभी भी 10th के मोड में होते हो कि हाँ हो जाएगा अभी भी। और दूसरा तब होता है जब आपकी एनर्जी खत्म हो जाती है। आपकी एनर्जी खत्म हो जाती है, आपको लगता है अब नहीं हो पाएगा मेरे से। तो इनको डील करने के लिए भी आई थिंक सेपरेट चीज़ें हैं। 11th में जब आपके बैकलॉग्स हो रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट ये समझना क्योंकि वो बैकलॉग्स आपकी केयरलेसनेस की वजह से होते हैं। 11th के बैकलॉग्स और के कोई रीज़न नहीं होता। द पॉइंट इज़ कि आपको लगता है कि हाँ मैं कर लूँगा, बट जो आप टाइम उसके लिए छोड़ते हो वो इनफ नहीं होता। तो इंपॉर्टेंट ये है कि 11th में यू गेट योर सेल्फ बैक ऑन ट्रैक जितना जल्दी हो सके। अगर आपको समझ में आ रहा है बैकलॉग है, तो रीअसेस करो अपना शेड्यूल, रीअसेस करो आप कितने घंटे दे रहे हो दिन में, कितना काम कर रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है 11th में। 12th में उसको डील करने का मेरे हिसाब से एक डिफरेंट तरीका है। 12th में काफ़ी चांसेस हैं कि आप थक जाते हो अपने काम से, तो उसके लिए एटलीस्ट मैं क्या करता था, मैं एक पूरे दिन की ब्रेक ले लेता था। जब मेरा ऐसे हो जाता था कि अब गिव अप हो गया, अब मेरे से काम नहीं हो रहा, चाहे मेरा बैकलॉग और ज़्यादा बढ़ जाए, बट मैं पूरा एक दिन का ब्रेक ले लेता था। उससे क्या होता है कि आप अगले दिन डबल काम कर लेते हो। मेरा ये स्ट्रैटेजी रहती थी। तो मतलब ये भी मैं तो अपने दिमाग से निकालो कि भाई सिंगल डिजिट डबल डिजिट वाले तो लगातार पढ़े हैं 2 साल, ऐसा नहीं होता भाई, पॉसिबल ही नहीं लगता मेरे को। तो सर सामने से कह रहे हैं एक प्रॉपर दिन की ब्रेक ली थी। मैंने तो बहुत छुट्टियां बताई हैं अपनी JEE में, ठीक है, तो प्रॉपर छुट्टियां भी बताई हैं मैंने। तो फिर ये नहीं होता कि लगातार पढ़ रहे हो, तुम एफिशिएंटली जितना पढ़ रहे हो वो तुम्हारे काम आएगा, ये नहीं कि बस लगे हुए हैं। मतलब 2 दिन में अगर आप आधा काम कर रहे हो वर्सेस एक दिन में, एक दिन पूरा रेस्ट लेके एक दिन आप पूरा काम कर रहे हो, तो आपका माइंड फ्रेश रहेगा, आपको बिलीफ रहेगा अपने अंदर कि हाँ मैं एक दिन में भी इतना काम कर सकता हूँ अगर करना चाहूँ तो। वो ड्रैग करके आपका कोई फायदा नहीं होता। बिल्कुल।
मटेरियल सर आपने कौन सा किया था और कौन सा ऐसा जैसे बुक्स वगैरह HCV हो गई और इरोडो वगैरह हो गई तो मटेरियल मेरा एक तो फिटजी पैकेजेस एंड ऑल होते ही थे, वो तो मैं करता ही था। उसके अलावा मैंने मैथ्स के लिए सेंगेज की थी जी तिवानी, एंड फिजिक्स के लिए मैंने DC पांडे की थी मेनली, एंड केमिस्ट्री के लिए ऑर्गेनिक के लिए हिमांशु पांडे थी, एंड फिजिकल के लिए एनवस थी, एंड इनऑर्गेनिक के लिए मेनली NCERT रहती थी। इनऑर्गेनिक NCERT एंड फिटजी का मटेरियल वुड बी इनफ। तो बाकी आई थिंक ये था कि ये सब फर्स्ट राउंड में हेल्प करता है। देन देयर आर हायर एडवांस्ड बुक्स, जैसे मैथ्स के लिए कैलकुलस के लिए समीर बंसल हो गई, एंड बाकी सर शीट्स बहुत प्रोवाइड करते थे हमें जब भी हमें ज़रूरत होती थी स्पेसिफिक टॉपिक्स की, ताकि टॉपिक्स क्लियर हो पाएँ। तो मेरा मेन मटेरियल यही रहता था। तो मतलब ऐसा कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, जो स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह है उसी से रैंक हर रैंक आती है, वैसा कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड नहीं होता। ठीक है, तो ठीक है। और वीकनेस सबकी कुछ ना कुछ होती है, जैसे बहुत लोगों का रोटेशन है, रोटेशन एक बड़ा वीकनेस है लोगों में, वो तो है। तो इस टाइप में कोई वीकनेस कैसे दूर करें? आई थिंक 2 तरीके हैं वीकनेस से को हैंडल करने के लिए, दूर ज़रूरी नहीं है। वही पहला पॉइंट है कि वीकनेस को दूर करो। वो कैसे कर सकते हैं? हमारे सर से जब हम पूछते थे तो वो ये बोलते थे कि देखो, जितने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को समझ लोगे ना उतना क्लियर होता जाएगा। तो वो क्या करते थे कि ऐसे 10-15 क्वेश्चन की शीट्स बना के देते थे हमें उसी कॉन्सेप्ट पे। थ्योरी बोलते थे कि बार बार पढ़ो, जो पार्ट थोड़ा सा भी समझ नहीं आ रहा वो मेरे से पूछो। तो जो वीकनेस है ना उसमें आप एक भी लाइन मिस मत करो। जो आपका स्ट्रेंथ है उसमें आप 2 लाइन फिर भी मिस कर सकते हो चाहो तो, बट जो वीकनेस है उसमें एक भी लाइन मिस मत करो। दूसरी चीज़ होती है, इतना सब करने के बाद भी ना कभी कभी नहीं आता है, वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आता उस कॉन्सेप्ट में। तो बाकी कॉन्सेप्ट पे इतना काम करो कि आपको दब जाए वो। 2 क्वेश्चन छोड़ भी दो ना इसके, तो दिक्कत ना हो। जैसे मेरा ऑप्टिक्स में था ये, और जनरली ऑप्टिक्स सबका स्ट्रांग होता है, मुझे ऑप्टिक्स पसंद ही नहीं आई कभी। तो मतलब वो था ही, कोई बात नहीं, फिर मैं सोच रहा था क्या ही होगा, कट जाएंगे 2 क्वेश्चन। मेरे केमिस्ट्री में भी मेरे को अभी याद नहीं है, बट हाँ 1-2 कॉन्सेप्ट में ऐसे वेगली रिमेंबर करता हूँ मैं कि हाँ मेरे को पता था ये मेरे से नहीं होंगे, तो मैंने बाकी पे अच्छा खासा काम किया कि हाँ उससे फर्क ना पड़े। ठीक है। और एक पॉइंट है, पेरेंट्स काफ़ी लोगों के बहुत सपोर्टिव नहीं होते कि नंबर अगर किसी में कम आ गए तो रादर देन सेइंग कि कोई नहीं लड़के अगली बार और अच्छे लाइए, या फिर चिल कर, कोई नहीं तूने अपनी मेहनत की थी, अलग डायरेक्शन में नेगेटिवली बोलते हैं कि यार तुम्हारे कम क्यों आ रहे हैं, हम इतना पैसा दे रहे हैं कोचिंग में तब भी तुम्हारे नहीं आ रहे। तो मतलब उसको कैसे डील करें? आई थिंक इसका थोड़ा आंसर मतलब ऐसा है कि बहुत क्लियर कोई दे नहीं सकता, बट आई थिंक पॉइंट ये है कि अगर आप श्योर हो कि आपका तरीका सही है ना, तो मैं कहूँगा कि इन 2 साल में आपको अपने पेरेंट्स से ज़्यादा पता है, आई थिंक। क्योंकि आप यू आर इन द मिडल ऑफ एवरीथिंग, यू आर फेसिंग एवरीथिंग, यू नो हाउ इट इज़। अगर आपका थॉट प्रोसेस सही है एंड आपको उस पर बिलीफ है, तो आई थिंक पेरेंट्स थोड़े से अनसपोर्टिव होंगे, कभी कभी टीचर्स आपको डांट देंगे, कभी कभी फ्रेंड्स आपको डिमोटिवेट करेंगे, बट उसको अवॉइड करना भी ज़रूरी है। आपको अपने ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना होता है, विश्वास रखो कि हाँ मतलब 2 बार डाउन होगा, 3 बार डाउन होगा, बट मैं ऊपर आ सकता हूँ। चेंज करो अपनी स्ट्रैटेजीज, खुद चेंज करो, खुद फॉर्मुलेट करो, बट कभी डीमोटिवेट नहीं होना इस वजह से। हाउएवर अगेन, अगर आपको लगता है कि आपका ये जो स्लम्प है ये 2-3 महीने तक खिंच रहा है, तो प्रोबेबली इट इज़ टाइम दैट आप कुछ प्रॉपर एडवाइस लो, चाहे पेरेंट्स से लो, चाहे टीचर्स से लो, बट किसी से एडवाइस लेने का टाइम है। एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए 10-15 दिन या 1 महीने में अगर आपका स्लम्प आ रहा है, एग्जाम्स अच्छे नहीं हो रहे, तो आई थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप दूसरों की क्रिटिसिज्म को थोड़ा साइड रखो। हाँ मतलब इम्पोर्टेंस ना दो, आई फील। और मतलब 11-12 में मेरे हिसाब से इतना तो मेच्योरिटी आ जाती है कि तुम्हें अंदर से आवाज़ आ जाएगी यार मैंने कुछ मतलब काम चोरी की है कहीं, तो वो खुद से पूछो। ठीक है, मतलब छोटी क्लासेस में होता था कि तुम बहुत खेल रहे हो या टीवी देख रहे हो, लेकिन अब इतनी मेच्योरिटी तो 11-12 में होती है कि मुझे खुद से पता है कि क्या मैंने काम चोरी की है और मैंने नहीं पढ़ा है, या फिर ठीक है बस एक गंदा पेपर चला गया, वो अलग है। अगर नहीं समझ में आ रहा है कि क्या गड़बड़ है, तो फिर डेफिनेटली टीचर से पूछो कि मैं एक लेवल और ऊपर कैसे जाऊँ, क्योंकि टीचर्स बेस्ट हैं उस एक्सपर्ट है यार, वो सालों से इसी फील्ड में। पेरेंट्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टीचर्स हो जाते हैं उन 2 साल में फॉर टेकिंग एडवाइस, एकेडमिक एडवाइस ऑब्वियसली। कहीं बिल्कुल ही गलत हम गलत बोल दो भैया लोग ने बोला था, ठीक है, वो मत करना। तो मेनली क्वेश्चंस तो यही थे जिन लोगों ने मेल वेल किया था और इंस्टा पे DM किया था। और भी जो क्वेश्चन तुम्हारे आते हैं मैंने अपनी मेल ID और इंस्टा ID दोनों ही डाल रखी है, सर की भी इंस्टा ID डाल दूंगा, आपके भी आएंगे ही उठते हुए बच्चे। तो फिर ठीक है, और कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना, और थैंक यू सो मच सर इसके लिए, और
चलो ठीक है। और हाँ, एक और चीज़ मैं दूर करना चाहता हूँ, बहुत ही फेमस ये स्टीरियोटाइप रहता है कि जो ऐसे रैंकर लोग होते हैं ना, वो खाली पढ़ाई रहते हैं और एकदम घिस्सू टाइप के रहते हैं, और फिर ना सोशल स्किल्स है और ना मतलब कोई और स्किल्स है। तो मतलब बात करने का तरीका आप देख लो, मुझे लगता है सोशल स्किल्स सर की किसी का उसमें कम है। और बास्केटबॉल की टीम के अभी सर हमारे वाइस कैप्टन है, अरे कैप्टन है, वाइस कैप्टन तो तू है। तो मतलब हर तरफ से मचाओ होते हैं लोग, ऐसा मत, और स्टीरियोटाइप हटा दो अपने दिमाग से, घिस्सू है होना, ठीक है। तो ओवरऑल अपना कैरेक्टर बिल्ड करना है, ठीक है, अपना उसमें मन नहीं घुसे रहना कि यार बस पढ़ रहे हैं, उससे बर्नआउट होगा। ब्रेक्स लो, एक हेल्दी एनवायरनमेंट में रहो, अपना मेंटल स्टेट अच्छा रखो। हाँ, और एक आई थिंक एक पॉइंट जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है वो समझना है कि अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग रखो। अगर आप अपने टीचर्स पे बिलीफ रखो, ऐसा नहीं है कि वो आपको एक मटेरियल दे रहे हैं तो आपको लग रहा है कि नहीं इससे बेटर वो हो सकता है, इससे बेटर वो एक बिलीफ रखो अपने टीचर्स पे, अपने पूरे सिस्टम पे, जहाँ से भी आप कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, उस पर बिलीफ रखो कि हाँ ये सही तरीका है, ये सही अप्रोच है। क्योंकि अगर आप उस पर डाउट करने लगोगे ना तो एक सेल्फ डाउट आ जाएगा अपने आप। तो वो चीज़ याद रखो, एंड प्लस नेगेटिव पीपल से थोड़ा दूर रहो, क्योंकि नेगेटिविटी तो सब फैला सकते हैं। देखो सीधी सी बात कि नहीं होगा तुम्हारा तो क्या ही है, हमसे भी नहीं हो रहा, तुमसे भी नहीं होगा, ये सब वाला जो शर्मा जी के लड़के का भी नहीं हुआ, तुमसे क्या होगा, उस सब से दूर। हाँ चलो ठीक है, फिर सब लोग मजे से तैयारी करो, डाउट हो तो कमेंट डालो, और कैसे लगे वीडियो जरूर बताना। चलो भाई, ऑल द बेस्ट भाई, बाय बाय। मस्त वीडियो बन गया भाई।